हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत सर्वोदय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आगे बढ़ते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स में। पिछली क्लास में अपन ने जो पढ़ा था वो गामा मिक्सर के बारे में पढ़ा था। जब मोल सेम हो, दोनों गैसेस के क्या हो, मोल सेम हो, तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया था गामा मिक्सर का। ठीक है, 2 अपॉन गामा मिक्सर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन गामा 2 माइनस 1। अगर आपको याद रहेगा तो आसानी हो जाएगी और कुछ नहीं है। समझ आए इससे? देखो, 1 गामा मिक्सर निकालने के तरीके और भी होते हैं। अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, 1 मोल ऑफ हीलियम प्लस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर मिक्स्ड। प्लस का मतलब है दोनों को मिक्स कर दिया गया है। फाइंड गामा मिक्सर। गामा मिक्सर बताना है। दोनों के मोल देखो इक्वल है, दोनों के मोल क्या है, इक्वल है। इसका मतलब अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 2 अपॉन गामा मिक्सर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन हीलियम का गामा कितना होता है भैया, क्योंकि गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस 2 बाई एफ। हीलियम कैसी गैस है, मोनोएटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए एफ जो होता है वो 3 होता है। तो इसका मतलब ये आ गया गामा 3 प्लस 2 यानी 5/3। तो हीलियम के लिए 5/3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन हाइड्रोजन के लिए निकालें तो हाइड्रोजन के लिए कितना आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 7/5। तो 7/5 माइनस 1। समझ आए चीजें? ये किसके लिए निकल के आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है। तो 2 अपॉन गामा मिक्स माइनस 1, ये हो गया 5 माइनस 3 2, 3/2, 5 माइनस 3 2/3 यानी 3/2 प्लस 7/5 माइनस 1 यानी 2/5 यानी 5/2। तो 2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1 इक्वल टू 4। 5 प्लस 3 8/2 कितना आ गया 4। समझ आए इसे? अब यहां से गामा मिक्सर को सोल्व कर देंगे। ये 2 से 4 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, तो 1/2 इज इक्वल टू गामा मिक्स माइनस 1। 2 को इधर ले गया, गामा मिक्स माइनस 1 को इधर ट्रांसफर किया, तो यहां से गामा मिक्सर हमारा निकल के आ गया 3/2। अगर इन दोनों गैसेस को मिक्स करेंगे तो गामा मिक्सर हमारा 3/2 निकल के आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं, हमें आइडिया होना चाहिए। समझ आए चीजें? क्लियर हुई बातें? अब एक चीज देखने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट को अपन सी से लिखा था और स्पेसिफिक हीट को अपन एस से लिखा था। किसके अंदर, कैलोरीमेट्री के अंदर। इसके बीच में क्या रिलेशन होता है वो देखने जा रहे हैं। हमें पता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट अपन बात करें, मान लो किसकी बात करें, कोई भी प्रोसेस पकड़ लो या सीधा लिखो। मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, वो होती है डेल्टा क्यू बराबर एनसी डेल्टा टी। ये पढ़ा था, डेल्टा क्यू बराबर एनसी डेल्टा टी मोलर स्पेसिफिक। याद नहीं है तो कैलोरीमेट्री में उठा के देखें। और स्पेसिफिक हीट को पढ़ा था एमएस डेल्टा टी। ठीक, दोनों डेल्टा क्यू है तो दोनों बराबर होने चाहिए। 1 इक्वल टू 2 किया मैंने, 1 इक्वल टू 2 करेंगे तो 1 इक्वल टू 2 करेंगे तो एनसी डेल्टा टी इज इक्वल टू एमएस डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट होगा। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर मोल को लिख सकते हैं गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, जिसको एम नोट दिख रहा हूं मैं, सी इज इक्वल टू एमएस। एम से एम कैंसिल आउट होगा तो यहां से सी निकल के आएगा एम नोट एस। एम नोट क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस। मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस। समझ लीजिए, सी बराबर निकल के आया एम नॉट एस। इस चीज का ध्यान रखें। मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू मास। समझ लीजिए, एस बराबर आ जाएगा सी बाई एम नॉट। ये हमें आइडिया होना चाहिए। क्लियर हुई बातें? समझ आई चीजें? सही ढंग से समझ आई होगी तो ये हमें आइडिया होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्रोसेस की। अपन ने आइसोबारिक एंड आइसोपोरिक प्रोसेस देख लिया था। आइसोपोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट। ठीक, अगला प्रोसेस देखने जा रहे हैं
आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, सबसे पहले अपन ग्राफ बना लेते हैं। इसके ग्राफ बनाएंगे तो पी और वी के अंदर कैसा ग्राफ आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि पी वी इक्वल टू एनआरटी। अगर ये कांस्टेंट और ये सारी टर्म कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल गैस के लिए फिक्स होंगे, आर फिक्स होगा, टी फिक्स होगा, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी। बॉयल्स लॉ पढ़ा था ना, बॉयल्स लॉ। तो इस तरह का ग्राफ आया था, ठीक। अगर पी और टी में ग्राफ खींच लिया जाए, पी और टी में ग्राफ खींचेंगे तो टी इस तरह आ जाएगा, क्योंकि टी कांस्टेंट है। अगर वी और टी में ग्राफ खींचा जाए तो भी इस तरह का आएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। समझ आई चीजें? क्लियर बातें? इस चीज का ध्यान रखें। समझ आई चीज सही ढंग से? देखो भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन ये ग्राफ देखे आइसोथर्मल प्रोसेस के। अब अपन वर्क डन और इनकी बात करते हैं। सबसे पहले वर्क डन कितना होता है? तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों प्रोसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ठीक। तो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन पी डीवी, ये हम जानते हैं, और पी वी इक्वल टू होता है एनआरटी। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट कौन है? टेम्परेचर है। तो पी को मैंने लिख दिया एनआरटी अपॉन वी, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिए, तो ये बनेगा एनआरटी अपॉन वी इंटू डीवी, या वी को यहाँ पे लगा दो, डीवी बाई वी। एनआरटी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एनआरटी बाहर आ गया, ये v1 से v1 को मान लो, डीवी इंटीग्रेशन आ गया डीवी बाई वी, अंदर आ गया इंटीग्रेशन डीवी बाई वी। यहां से वर्क डन निकल के आएगा एनआरटी ln v2 बाई v1। ये वर्क डन निकल के आया आइसोथर्मल प्रोसेस का, क्योंकि डीवी dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो w इक्वल टू nRT ln v2 बाई v1। समझ आए इसे? ये वर्क डन निकल के आया किसका? आइसोथर्मल प्रोसेस का। और हमें पता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हम जानते हैं, अपने बॉयल्स लॉ में देखा था। इसका मतलब V2 बाई V1, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। V2 बाई V1 की जगह क्या रिप्लेस किया जा सकता है? P1 बाई P2 भी रिप्लेस किया जा सकता है। समझ आई चीजें? तो इसका फॉर्मूला ये भी बन सकता है ln P1 बाई P2। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। nRT ln P1 बाई P2 या nRT ln V2 बाई V1 हो सकता है, वो वॉल्यूम की फॉर्म में दे, प्रेशर की फॉर्म में दे, तो हमें आइडिया होना चाहिए। तो हमारा वर्क डन निकल के आया आइसोथर्मल प्रोसेस का। समझ आई चीजें? ठीक। अब डेल्टा क्यू बराबर होता है mc डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी कितना है, तो c बराबर क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन n डेल्टा टी। समझ आया? c क्या है? मोलर स्पेसिफिक। डेल्टा टी, t कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी कितना होगा? 0, तो c टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो ध्यान रखें, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर मोलर स्पेसिफिक नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन। क्लियर हुई बातें? लिखें इस चीज को। बल्क मॉडुलस पे देख लेते हैं। बल्क मॉडुलस इसमें क्वेश्चन निकल के आएगा, तो डेल्टा पी और वी का रिलेशन होता है, उससे अपन क्वेश्चन निकाल पाएंगे। चलो देख ही लेते हैं। बीटा बराबर, बल्क मॉडुलस लिख लेना भैया, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस होता है एक तो फॉर्मूला माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी, ये होता था, और एक बड़ी फॉर्म में लिखे तो माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। इसको लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू वी dp अपॉन dv। समझ आए इसे? pv इक्वल टू nRT, ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में pv इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसका डिफरेंशिएट करें, dp बाई dv निकालें, तो p dv
प्लस वी डीपी। दो मल्टीप्लिकेशन रूल, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? पहले को कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन बराबर 0। इसको इधर लाएंगे तो हमें वैल्यू चाहिए p dv इज इक्वल टू माइनस पी डी। ठीक, उसको इधर शिफ्ट कर दिया, हमें चाहिए dp बाई dv, तो p अपॉन v माइनस के साथ इक्वल टू dp बाई dv। तो dp बाई dv की वैल्यू ये निकल के आ गई। तो dp बाई dv की वैल्यू ये पुट कर दें यहां, तो ये निकल के आएगा बीटा इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये निकल के आ गया प्रेशर के बराबर। वॉल्यूम से वॉल्यूम भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीटा बराबर प्रेशर। तो ध्यान रखें आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर के इक्वल आता है। क्लियर हुई बातें? इस चीज का ध्यान रखें, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर बातें? तो बल्क मॉडुलस ये आ गया। ठीक, उसके बाद स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम इन आइसोथर्मल प्रोसेस। स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर पीवी डायग्राम की जो स्लोप होती है वो कितनी होती है? हमें पता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, तो पी डीवी प्लस वी डीवी इक्वल टू 0। बता देता हूं मैं क्या चीज है। पीवी डायग्राम बनाया जाए तो पीवी डायग्राम ये है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर पीवी डायग्राम ये होगा, और इसका डायग्राम कैसा आएगा? इस तरह। ठीक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस पे अगर कोई टेंजेंट खींच दी जाए, क्योंकि स्लोप हमें पता है क्या होती है, दिस इज द स्लोप, tan थीटा यहाँ पे क्या होगा? स्लोप होगा। हमें साफ साफ दिख रहा है tan थीटा नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि मोर देन 90 एंगल है, एंगल मोर देन 90 है, तो tan थीटा नेगेटिव यानी स्लोप नेगेटिव आनी चाहिए। देखते हैं, इधर आ रहा है p, इधर आ रहा है v, इसका मतलब p dv इक्वल टू माइनस v dp, ये तो यहां से आया। स्लोप बनना चाहिए, स्लोप इक्वल टू होना चाहिए dp अपॉन dv। अरे y और x में जब ग्राफ होता है तो स्लोप क्या होता है? dy बाई dx। y और x में जब कर्व होता है तो स्लोप होता है dy बाई dx। ये p और v में कर्व है तो स्लोप होना चाहिए dp बाई dv। तो dp बाई dv की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी? माइनस ऑफ p बाई v। ये तो हमें पहले से पता था कि स्लोप यहां पे नेगेटिव आएगा, तो स्लोप कितना निकल के आया? माइनस p बाई v। समझ आए चीजें? स्लोप निकल के आया माइनस p बाई v। किसका? आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप होता है पीवी डायग्राम का वो माइनस p बाई v होता है। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, क्लियर हुई बातें? तो ध्यान रखें भैया इस चीज का। अपन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को जब कंपेयर करेंगे तो ये सारी चीजें काम आएंगी। ठीक है, एक एग्जांपल लें। ये तीनों मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ खींचे हैं, जिन्हें आइसोथर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोथर्म। बहुत सारे ग्राफ अगर आइसोथर्मल के एक साथ खींच दिए जाए तो उसे आइसोथर्म कहते हैं। समझ लीजिए, इस चीज का ध्यान रखें। पीवी डायग्राम है ये, इसका टेम्परेचर T1, T2, T3। आपको ऑर्डर बताना है। पहला ऑप्शन है कि T1 बड़ा है, T2 उससे छोटा, उससे छोटा T3, सेकेंड उल्टा, फोर्थ वन इज बताइए कौन सा चाहिए? स्क्रीन को पॉज करके सोचें आप, कल मैंने जो तरीके बताए थे सेकंड मेथड से, वो उस तरीका काम आएगा। कैसे? देखो, मैंने एक लाइन खींच ली, इस पे प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। इस लाइन पे प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। इस लाइन के लॉन्ग वॉल्यूम भी होगा, इस लाइन के लॉन्ग वॉल्यूम भी होगा, इस लाइन के लॉन्ग वॉल्यूम भी होगा। तो दिस इज ये T1 के करस्पॉन्ड है V1, V2, V3। ठीक, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रेशर मैंने कांस्टेंट कर दिया है एक लाइन खींच के। प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो V प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा।
यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो इधर जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब V3 बड़ा है, उसके बाद V2 है, उसके बाद V1 है, इट मींस T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। आंसर ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ आई चीजें? इस तरह से अपन ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे भी जाते हैं। ठीक, समझ आया क्या? इस चीज का ध्यान रखें। जैसे एक और एग्जांपल लें कि ये पीवी डायग्राम है और ऐसा एक ग्राफ दे रखा है इसका, यहां से यहां तक इस तरह जा रहा है। ठीक, आपको ये बताना है कमेंट ऑन टेम्परेचर, कमेंट ऑन टेम्परेचर। कमेंट का मतलब फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज हो रहा है, सेकंड ऑप्शन डिक्रीज हो रहा है, थर्ड वन इज फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, फोर्थ वन इज फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। ये आपको बताना है। ठीक, आपको ये बताना है कि लाइन ग्राफ इस तरह खींचा गया है, एक पीवी प्रोसेस है, इस तरह किया गया, तो बताइए टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज या फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करें, बताएं कि किस तरह से वेरी कर रहा है, बताइए किस तरह करेंगे। देखो, इसको करने का तरीका ये है कि मैंने अभी आपको आइसोथर्म्स बनाने सिखाया। आइसोथर्म्स का मतलब क्या होता है? पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल का ग्राफ बना दीजिए जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो जब भी आइसोथर्मल, जब भी ऐसा लाइन देके, ऐसा ग्राफ देके आपको पूछा जाए टेम्परेचर, तो आप इसमें कुछ लिख तो नहीं सकते, तो आपको कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आइसोथर्म बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? आइसोथर्म। यहां से शुरू हुआ, इस तरह मैंने एक आइसोथर्म बनाया, ठीक, और इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। समझ आ रहा है? इस तरह का क्या बनाया? एक आइसोथर्म बनाया। ठीक है, उसके बाद एक आइसोथर्म और बनाओ, मान लो दूसरा आइसोथर्म है, तीसरा इसको टच करता हुआ बनाओ। इस तरह से 3 आइसोथर्म बना दिए। ठीक, अब देखिए आइसोथर्म का मतलब होता है कि इस लाइन पे टेम्परेचर सेम रहेगा। हमें पता है 3 आइसोथर्म, इधर जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी देखा था अपन ने 3 आइसोथर्म का वही कमेंट किया था, इधर वाले का टेम्परेचर सबसे ज्यादा था। पिछला क्वेश्चन देखो, जो जितना ज्यादा इधर आइसोथर्म था उसका टेम्परेचर ज्यादा था। इसका मतलब इस आइसोथर्म का टेम्परेचर ज्यादा है, इस टेम्परेचर इसका थोड़ा कम है और इसका और भी कम है, लेकिन इस लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। समझ आ रही है? तो इसका मतलब मैं अगर इधर से इधर आता हूं, यहां से मिड पॉइंट तक देखें, इसका टेम्परेचर ज्यादा है और फिर ये टेम्परेचर इधर आने लग गया, मतलब इसका टेम्परेचर मान लो T3 था, तो टेम्परेचर T3 यहां होगा, यहाँ पे T2 था, यहाँ पे T2 होगा, और यहाँ पे भी T2 होगा, यहाँ पे T1 था, यहाँ पे T1 होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर T1 सबसे कम और यहाँ पर भी सबसे कम, उसके बाद इससे थोड़ा ज्यादा यहाँ पर, यानी इस पॉइंट पे भी T2 टेम्परेचर है और इस पॉइंट पे भी T2 टेम्परेचर है, यानी इससे थोड़ा ज्यादा और इससे भी थोड़ा ज्यादा। इस पे T3, यहाँ पे भी T3 और यहाँ पे भी T3। इसका मतलब क्या है? पहले टेम्परेचर T1 से T2 हुआ, फिर T3 हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर पहले तो इंक्रीज हुआ होगा। अरे पहले यहाँ पे T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3, इसका मतलब टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है। और फिर क्या हो गया? फिर T3 आया, फिर T2 आया, फिर T1 आया, इसका मतलब वापस डिक्रीज हो गया। फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, आंसर इज थर्ड ऑप्शन। ये क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर आ चुका है। समझ आए इससे? इस तरह से सोचना पड़ेगा। समझ आया क्या? भैया एक बार समझ आ गया तो एकदम आसान है, नहीं समझ आया तो भैया दर दर की ठोकरें खिला देता है। दोबारा सुन ले, मैंने 3 आइसोथर्म्स बनाए, ठीक, या आप एक आइसोथर्म से भी काम बना सकते थे। पहले इससे समझा देता हूं, फिर एक से समझाता हूं। यहां पे एक आइसोथर्म, दूसरा, तीसरा, हमें पता है इधर जाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा। पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था, पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पे T3 थी, यहाँ पे भी T3, यहाँ पे T2 टेम्परेचर है, यहाँ पे भी T2, और यहाँ पे T1 है, यहाँ पे। इसका मतलब T1 से T2 हुआ, फिर T3 हुआ, इसका मतलब पहले इंक्रीज हुआ है, फिर T3 से T2 हुआ, फिर T1 हुआ, यानी बाद में डिक्रीज हुआ है। समझ आए इससे? इस चीज का हमें आइडिया लग गया आपको। एक से बताया जाए, एक आइसोथर्म से कैसे आइडिया लगेगा? देखो,
एक आइसोथर्म से ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये आइसोथर्म बनाया मैंने, ठीक। यहाँ पे टेम्परेचर T1 तो यहाँ पे भी T1, इसका मतलब या तो पहले बढ़ा होगा या फिर घटा होगा, या तो टेम्परेचर T1 से पहले इंक्रीज हुआ है और फिर डिक्रीज होकर T1 हुआ, या T1 से पहले डिक्रीज हुआ और फिर बढ़ के T1 हो गया। दो प्रायोरिटी बन सकती है, दो प्रायोरिटी बन सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, हमें पता है आइसोथर्म से उस आइसोथर्म इस ग्राफ से उधर रह गया, ये जो ग्राफ है आइसोथर्म से उधर रह गया, इसका मतलब टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा, इसका मतलब पहले इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हुआ है। तो आंसर इज थर्ड। समझ आई चीजें, ये क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर आ चुका है, इस ध्यान रखें। क्लियर बातें? बहुत बढ़िया। Isothermal and adiabatic both are very important in all the four process। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं पूछ रहा था, इसी क्वेश्चन के अंदर ये पीवी डायग्राम है, ठीक। यहां पे प्रेशर 2p नॉट, यहां पे p नॉट, यहां पे वॉल्यूम v नॉट, यहां पे 2p नॉट, ठीक। समझिए से क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड दी वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर इन द ग्राफ। अपन इधर से इधर चलते हैं, इस ग्राफ पे हमने देखा कि इधर से इधर जाने पे टेम्परेचर पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, तो आपको बताना है मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, पी नॉट वी नॉट की फॉर्म में, ठीक। मान लो कि गैस है जिसके मोल n है, n मोल है, तो कैसे करेंगे? स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करें एक बार, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करें खुद से, मैं बताता हूं, जब समझ में आया तो देख लेना या आंसर मैच करा देना। सबसे पहले हमें पता है कि इधर से इधर जाने पे पहले टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था और फिर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होते 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 एक पॉइंट आया होगा जिसपे मैक्सिमम हुआ होगा और फिर घटना शुरू हो गया होगा। समझ एक से इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर तो मिड पॉइंट पे ही मैक्सिमम हुआ होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से अपन एवरेज से कह सकते हैं, एवरेज के आइडिया से कि टेम्परेचर मिड पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ। समझ एक से, तो मिड पॉइंट पे टेम्परेचर हुआ कितना होगा? तो मिड पॉइंट ये है, ये 2p नॉट, ये p नॉट होना चाहिए, 2p नॉट प्लस p नॉट बाई 2, तो 3p नॉट बाई 2। और इस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना होना चाहिए? v नॉट प्लस 2v नॉट यानी 3p नॉट बाई 2, और pv इक्वल टू nRT होता है, यहां से टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो टेम्परेचर इक्वल टू p, प्रेशर कितना इस पॉइंट पे? 3p नॉट बाई 2, वॉल्यूम कितना? 3v नॉट बाई 2 अपॉन nr। आंसर इज कमिंग आउट 9p नॉट v नॉट अपॉन 4RT। ये हमारा आंसर है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है 4R। ये हमारा क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन था इसलिए मुझे आइडिया लग पाया, अगर ये ग्राफ कुछ पैराबोलिक और इस तरह का होता तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ती। अभी भी आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख के, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख के फिर उसको डिफरेंशिएट करके आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ एक से, लेकिन हमें सीधा आइडिया लग गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन था और हमें ये भी आइडिया था कि यहां से यहां तक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मिड पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। और मिड पॉइंट के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, एवरेज ले लो मिड पॉइंट आ जाएगा। समझ आई इससे? तो ये इसका आंसर है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जेईई मेन में पूरा पूछा गया था, ये वैल्यू पूछी गई थी। क्लियर बात है? बहुत बढ़िया, लिखिए, नोट डाउन करिए। तो ये हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में साइड से जाना, ठीक है। अब हम जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में अगले लेक्चर। सही ढंग से देखें भैया, समझें इसको कि आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडियाबेटिक पढ़ेंगे फिर इन दोनों कंपेयर करके बताऊंगा किस तरह की वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ आई इससे? क्लियर बात है? अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख के कर सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c से। अभी आपको दिमाग लगाना है कैसे लिखेंगे, या आपने ये देखा होगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1
x माइनस x1, ये इक्वेशन जानते होंगे आप। अब आपकी मर्जी, आप जो भी जानते हैं। मैथमेटिक्स स्टूडेंट के बारे में कह रहा हूँ, मेडिकल वाले सीधा देख ले, जो इंजीनियर IIT के स्टूडेंट है वो इस लाइन को जानते होंगे, तो आप सीधा सीधा इक्वेशन लिख सकते हैं। y माइनस y1, y1 का मतलब p नॉट, y2 माइनस y1, ये लिख ही देता हूँ मैं, y माइनस y नॉट, y1 कौन है, p नॉट दे दिया मैंने, y2 माइनस y1, 2p नॉट माइनस p नॉट अपॉन x2 माइनस x1 v नॉट, ठीक। x माइनस x1, x माइनस x1 कौन, x1 कौन है, v नॉट, और y और x की जगह क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो वॉल्यूम और यहाँ पे लिख दो प्रेशर। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा, सोल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी, समझ आइए। फिर प्रेशर को PV इक्वल टू nRT से टेम्परेचर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर आगे निकल के आएगा। तो ये आपका आसान मेथड था। थैंक यू।